होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने अपने पहले सेल्स मुख्तलिफ टिशू लिया, टिशू के सेल्स को हमने होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया और साथ में हमने पीएच जो है वो सूटेबल रखी, आइस कोल्ड इन्वायरमेंट रखा और मुख्तलिफ एंजाइम ऐड किए जैसे पैक्टिनेज और सेलुलेज, जिसकी वजह से हमारी जो मिडिल लैमिला थी वो डिज़ोल्व हो गई और सेल वॉल भी जो है वो डाइजेस्ट हो गई। फिर उसके बाद जब सेल वॉल और मिडिल लैमिला डाइजेस्ट हो गई तो अब हमारे पास क्या है, टिश्यूज़ के सेल्स हैं और टिश्यू सेल्स में जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनेल्स ये सारे इस मिक्सचर में मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं होमोजेनेट। इस होमोजेनेट को हमने 10 मिनट के लिए 800 G पे स्पिन करवाया। तो यहाँ पे जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें 2 रीजन बन गए। नीचे की तरफ आपको जो रीजन नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं पैलेट रिच इन न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस। यहाँ ये पैलेट है, इसके अंदर सेल न्यूक्लियाई मौजूद हैं और मुख्तलिफ जैसे फाइबर्स और मुख्तलिफ जो डेब्रिस हैं या कचरा वगैरह है वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो चुका है। और इस पर जो फिल्ट्रेट है उसे सुपरनेटेंट कहते हैं। इसे हम इसमें ये फिल्ट्रेट है, इसे सुपरनेटेंट कहते हैं और ये पैलेट है, इसमें जो सेल न्यूक्लियाई आ गया। फिर अब हम सुपरनेटेंट को एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब में पोर कर लेंगे। फ्रेश टेस्ट ट्यूब में पोर करने के बाद इसे 20,000 G पे 15 मिनट के लिए घुमाएंगे। तो फिर हमारे पास पैलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा था तो उसे 800 G की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उससे छोटा है तो उसे 20,000 G की ज़रूरत है। जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन का स्पिन है वो कितनी दफ़ा घूमेगा, 20,000 टाइम्स जो है वो स्पिन करेगा। तो यहाँ पे आ गया पैलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब को फिर इस फिल्ट्रेट को हमने नए टेस्ट ट्यूब में जो है वो पोर कर लिया और ये जो पैलेट है इसको हम केमिकल एग्जामिनेशन के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस से जो है वो गुजार लेंगे। फिर हम इसी टेस्ट ट्यूब को जिसमें ये फिल्ट्रेट मौजूद है इसको घुमाएंगे 1 लाख G पे। 1 लाख G पे हम 60 मिनट के लिए जब इसको स्पिन ऑफ करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसमें माइक्रोसोम्स आ जाएंगे। माइक्रोसोम्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम, ये सारे आ जाएंगे। फिर हम इस फिल्ट्रेट को एक नई टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसे 1,50,000 G पे 3 घंटे तक इसको स्पिन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स आ जाएंगे जो सबसे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के। ये है हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल का मतलब क्या है, डिफरेंट हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में डिफरेंट स्पीड रखनी है। और जब हम डिफरेंट स्पीड रखेंगे तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, बड़े और छोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, डेंसिटी के अकॉर्डिंगली, पार्टिकल साइज़ भले कितना भी बड़ा है लेकिन डेंसिटी कम है तो उसको फिर हमें ज़्यादा स्पीड लगानी पड़ेगी। हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को सेडिमेंट डाउन करवाना है। न्यूक्लियस ज़्यादा डेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया इतना डेंस नहीं है, माइक्रोसोम उससे ज़्यादा डेंस नहीं है और राइबोसोम उससे ज़्यादा डेंस नहीं है। तो हमें डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज की स्पीड अप्लाई करनी है और उसके लिए हमें ऑर्गेनेल्स को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ स्पीड पे जो है वो सेपरेट आउट करवाना है। तो ये जो था आज हमारा टॉपिक था टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेडिमेंटेशन आपको बता दिया था, उसके बाद की वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से समझा दिया कि डेंसिटी जो जितना डेंस होगा उसे कम सेंट्रीफ्यूज उसे कम स्पीड की ज़रूरत है, उसको इतनी आर्टिफिशियल हमें जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जितना ज़्यादा हल्का होगा जिसकी डेंसिटी उतनी कम होगी उस पर हमें आर्टिफिशियल फोर्स लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या है, इन सेल्स और टिश्यूज़ सम स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। सेल्स और टिश्यूज़ में कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। उनके दरमियान डिफरेंस देखने के लिए और उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए कुछ ख़ास किस्म की डाइज़ यूज़ की जाती हैं। और ये जो डाइज़ हैं ये एब्जॉर्ब होती हैं
अपनी केमिकल जो भी जिस किस्म की केमिकल कंपोजिशन है डाई के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स में जाके पेनिट्रेट हो जाती हैं. To study the differences between these structures, some dyes are used which are absorbed differentially due to their chemical composition. For example, for different types of WBCs, we use different dyes. हमें WBCs के डिफरेंट टाइप्स देखने के लिए हमें डिफरेंट डाई यूज़ करनी पड़ती है. दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड स्टेनिंग. इस प्रोसेस को जो हम डाई यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेनिंग. एंड द प्रोसेस वेयर डिफरेंट डाइज आर यूज्ड एट द सेम टाइम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड डिफरेंशियल स्टेनिंग. और जब हम मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की डाइज़ यूज़ करते हैं एक ही वक्त में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग. जैसे हमें न्यूक्लियस को अलग करना है साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म हम न्यूक्लियस हमें डिफरेंट कलर का नज़र आएगा, उसके लिए हम अलग डाई यूज़ करेंगे, और साइटोप्लाज्म को डाई करने के लिए हम दूसरी डाई यूज़ करेंगे. जैसे ये डायग्राम है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्फेरिकल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई रॉड शेप. तो ये मुख्तलिफ़ टाइप के स्टेन से इन्होंने यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे आपको पिंक भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको पर्पल नज़र आ रहे हैं. जो हमारे पास पिंक हैं वो बेसिलाई नज़र आ रहे हैं जो रॉड शेप है, और जो पर्पल हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं जिन्हें हम कहते हैं कोकाई या स्फेरिकल हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है माइक्रो डायसेक्शन. माइक्रो डायसेक्शन इज़ अ टेक्निक टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रो मीन्स छोटा और डायसेक्शन मीन्स आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को डायसेक्ट आउट करने के लिए बहुत छोटे लेवल पे जाके उनको डायसेक्शन करना है. यानी कि आपको उसके लिए किसी भी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए. उसका एक डेलिकेट प्रोसेस होगा जिसको हम इस मुख्तलिफ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स को अलग करेंगे माइक्रोस्कोप के ज़रिए. हमें इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च टू फाइंड आउट द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इन डेवलपमेंट. ये जो प्रोसेस है ये यूज़ किया जाता है कि एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो सही डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे. रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल्स डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़. डिफरेंट केमिकल्स का सेल्स की डेवलपमेंट पे असर, एम्ब्रियोनिक सेल्स का डेवलपमेंट पे असर, और डिफरेंट डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए हम माइक्रो डायसेक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स वेयर अ माइक्रोस्कोप इज़ यूज ड्यूरिंग स्टडीज़. इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है स्टडी के लिए. जैसे अगर हमें ट्यूमर का पता चलाना है, तो ट्यूमर का पता चलाने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉनिटर या स्क्रीन लेनी पड़ेगी. उस मॉनिटर या स्क्रीन को लेने के बाद उसके अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगा उन टिश्यूज़ का जो डिज़ीज़ से इन्फेक्ट हुए में हैं. और फिर हमें एक निडल, ग्लास निडल और एक होल करना पड़ेगा, और उस ग्लास निडल के आगे हमें एक कैमरा लगाना पड़ेगा. और उस कैमरे में मुख्तलिफ़ टाइप के लेंस होंगे जिनकी मदद से हम उस डिज़ीज़ सेल्स का या डिज़ीज़ टिश्यूज़ का इमेज ले लेंगे. और इमेज लेने के बाद हम उस पूरे टिश्यू को किसके अंदर देखेंगे, उस पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे. उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने के बाद जब हमें उस पूरे टिश्यूज़ के अंदर सारे टिश्यूज़ की सही तरह से इमेज हासिल हो जाएगी, तो फिर हम उस इमेज में से डिजीज़ सेल्स को निकाल कर लेज़र के ज़रिए या एक फ़ाइन अगर लेज़र के ज़रिए हम उस ट्यूमर को निकालना चाह रहे हैं तो लेज़र के ज़रिए हम उस ट्यूमर को निकाल लेंगे. या फिर अगर हम उसे डायसेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसके लिए एक ग्लास की शार्प निडल यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम उसको रिमूव आउट करवा लेंगे. इसके लिए हमें एक मॉनिटर की स्क्रीन की ज़रूरत होगी, डिजिटल स्क्रीन की ज़रूरत होगी. इस डिजिटल स्क्रीन का एक सिरा हम एक तार के ज़रिए एक निडल के ज़रिए जोड़ देंगे, और उस निडल के अंदर हम एक कैमरा लगा देंगे. वो फिर हम इंसर्ट कर देंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की किसी भी
जहाँ पे भी डिज़ीज़ है या जहाँ पे भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है वहाँ पे हम एक छोटा सा होल करके वो चीज़ दाखिल कर देंगे। जब हमारे पास इमेज आ जाएगी तो फिर इमेज आने के बाद हम लेज़र जो वही निडल्स जो हमने मुख्तलिफ़ तार या मुख्तलिफ़ जो तार जो हैं वो अंदर हमने इंसर्ट किए हुए हैं, उन्हीं में ही हमारे पास या तो लेज़र होगा या फिर हम उसमें निडल यूज़ करेंगे ग्लास की बनी हुई, जिसके ज़रिए हम उस डिज़ीज़ सेल्स को अलग कर लेंगे और डिज़ीज़ सेल्स को अलग करने के बाद हम उसको वहाँ, इसको हम कहते हैं माइक्रो डायसेक्शन। उस ट्यूमर को या एम्ब्रियोनिक सेल्स में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो वहाँ से उस चीज़ों को रिमूव आउट करवाने का काम कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग वेयर सेल्स और टिश्यूज़ और एन ऑर्गन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। टिश्यू कल्चर जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्लोनिंग करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लोनिंग वेयर सेल्स और टिश्यूज़ और एन ऑर्गन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेल्स और टिश्यूज़ को क्लोन करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनेल को हम क्लोन कर लेते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम में, और इसके लिए या तो पेट्री डिश यूज़ की जाती है या फिर टेस्ट ट्यूब यूज़ की जाती है। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम प्लांट सेल बिकॉज प्लांट सेल्स आर totally potential, that is each cell has complete genetic potential to grow in a plant। ये सबसे पहले ये जो प्रोसेस किया गया था ये प्लांट सेल्स पे किया गया था, क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं, हर प्लांट का हर सेल क्या होता है, उसके अंदर वो टोटीपोटेंट होता है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर पूरा पोटेंशियल होता है उस सेल के अंदर, कि वो सेल जो है वो ग्रो करके बिल्कुल अपने ही पेरेंट सेल की तरह या जो भी ऑर्गेनेल हम उससे हासिल करना चाह रहे हैं वो उसकी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करके इख्तियार कर लेता है। इन 1958 FC स्टीवर्ट ग्रो अ कंप्लीट कैरेट प्लांट फ्रॉम अ टाइनी पीसेज ऑफ फ्लोएम ऑन अ मीडियम कंटेनिंग शुगर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये क्या कह रहे हैं कि 1958 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FC स्टीवर्ट। FC स्टीवर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लोएम सेल्स, आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं प्लांट के अंदर, तो फ्लोएम सेल्स लिए और फ्लोएम सेल्स लेने के बाद उनको एक मीडियम में जिसके अंदर पूरी शुगर, मिनरल्स और वाइटामिन्स मौजूद थे, उन फ्लोएम सेल्स को उन्होंने एक मीडियम में ट्रांसफ़र किया और फिर उन फ्लोएम सेल्स से वो फ्लोएम सेल्स कैपेबिलिटी रखते थे एक पूरा कैरेट का प्लांट बनाने की। उन फ्लोएम्स के सेल्स ने ग्रो करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एक पूरे के कैरेट प्लांट के अंदर। विद दिस ही ऑल्सो एडिड कोकोनट मिल्क कंटेनिंग प्लांट हार्मोन। अब जब इन्होंने ये सारा प्रोसेस किया आर्टिफिशियल मीडियम में, तो आर्टिफिशियल मीडियम में देखें एगार डालना पड़ता है, शुगर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, इसके अलावा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन जो है वो सेल को डिवीज़न की तरफ लेकर जाता है। जैसे कि एक फ्लोएम सेल है वो डिवाइड होगा तभी वो एक नए उससे दूसरा सेल बनेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर टिश्यू बनेंगे, फिर टिश्यू से जो है वो पूरा जो है वो रूट्स और स्टेम वगैरह जो है वो बनता चला जाएगा। दीज सेल्स बिगिन डिवाइडिंग, यही वाली बात मैंने आपको बताई। दे प्रोड्यूस अ कैलस अन अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्या होगा कि जो फ्लोएम सेल्स है, जब इनको बिल्कुल सही टेम्परेचर, बिल्कुल सही इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही एंजाइम्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये जो है वो रीडिवाइड होकर एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास बनाएंगे जिसे हम कहते हैं कैलस। ये कैलस जो है बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाता है शूट और रूट में। इस कैलस में से शूट अराइज हो जाती हैं ऊपर की तरफ और रूट अराइज हो जाती हैं नीचे की तरफ। ये जो रूट होती हैं ये होती हैं एडवेंटिशियस रूट, और जब शूट और रूट अराइज हो जाती हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। नाउ अ डे दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज टू ग्रो सम टिश्यूज़ फॉर ट्रांसप्लांटेशन टू फाइंड एबनॉर्मेलिटी इन सेल्स लाइक कैंसर सेल्स।
Nowadays, this technique is also used to grow some tissues for transplantation to find abnormality in cells like cancer cells. क्या कह रहे हैं कि आजकल के दौर में ये जो टेक्निक है ये यूज़ की जाती है कि कुछ टिश्यूज़ को जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर उनके अंदर भी, उन सेल्स के अंदर भी कैंसर सेल्स फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद मालूम किया जाता है कि जो भी प्लांट है अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो वो एबनॉर्मेलिटी इन सेल्स को भी अफेक्ट कर सकी है या नहीं कर सकी, या अगर नहीं कर सकी तो फिर उन्हीं सेल्स को क्या हम नए सेल्स ग्रो करके, नए सेल्स ट्रांसप्लांट करके हम उस प्लांट को आगे जो है वो उस कैंसर से जो है वो बचा सकते हैं। अगर वो सेल्स जो हैं वो मुतासिर नहीं हो रहे कैंसर से जो ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो क्या ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर उनमें किसी भी किस्म के कैंसर्स की कोई भी अपीयरेंस नहीं आई तो ये पता चल सकता है कि ये जो कैंसर इन सेल्स में मौजूद है ये आगे दूसरे नए सेल्स को मुतासिर कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये टिश्यू कल्चर फ्रॉम सीड टू प्लांट, ये तो यहाँ पे सीड यूज़ किए हैं इन्होंने। ये सीड है, ए कॉर्न के सीड हैं ए बी, फिर ये सीड से जो है वो प्लांट इन्होंने पेट्री डिश में ग्रो कर लिया। ये सीड है, इन्होंने एक पेट्री डिश ली है, पेट्री डिश में इन्होंने न्यूट्रिएंट दिए हैं कंप्लीट, इंक्यूबेशन पीरियड रखा है, टेम्परेचर और कोल्ड एनवायरनमेंट जो भी इसका टेम्परेचर है, पीएच है और सूटेबल पीएच है, टेम्परेचर है और एंजाइम्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं, वो उन्होंने इस पेट्री डिश में रखा। पेट्री डिश में ये कुछ दिनों के बाद ये नीचे की तरफ से रूट्स और ऊपर की तरफ से शूट अराइज होने लगी। पहले कैलस अराइज होगा, फिर रूट और शूट। ये देखें यहाँ पर ये ऊपर की तरफ से प्लोम्यूल अराइज हो रहा है और नीचे की तरफ से रेडिकल है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कैलस, एक कैलस को हम सब डिवाइड करके मुख्तलिफ़ पेट्री डिश में रख के फिर एक ही कैलस से हम बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, यहाँ पे रूट है, ये जो है रेडिकल है, ये शूट है, ये भी शूट है और ये रेडिकल है। तो ये इस तरह से सारा प्रोसेस होता है। देखिए कैलस होता है ना, ये तो फ़िलहाल इन्होंने सीड से किया है, लेकिन होता क्या है कि एक सेल की ज़रूरत होती है, उस सेल से नीचे की तरफ से रेडिकल अराइज होता है और ऊपर की तरफ से शूट अराइज होती है जिसे हम प्लोम्यूल कहते हैं। प्लोम्यूल जो है वो आगे चल के शूट में कन्वर्ट हो जाता है और रेडिकल जो रूट्स होती हैं वो होती हैं एडवेंटिशियस रूट, और फिर वो एडवेंटिशियस रूट जो प्लांट है उस प्लांट को हम उस थोड़ा सा वो अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता है, तो फिर हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, नए उसको आप फील्ड में ले जाके ग्रो कर दें। वो फील्ड में ग्रो करने के बाद ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा और ज़्यादा वो, क्योंकि वो डिज़ीज़ फ्री इन्वायरमेंट से है तो उसके अंदर इतनी बाय बर्थ ही उसके अंदर इतनी डिज़ीज़ या इतने जीन जो हैं वो ख़राब आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आम प्लांट्स हैं जो आम इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो एक इंक्यूबेशन पीरियड से निकल के जाते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा डिज़ीज़ का सामना या इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाती है और वो सही तरह से डिज़ीज़ फ्री होते हैं और स्टेराइल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो ना उनके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो शुरू के पीरियड में वो क्योंकि ग्रो करके आ रहे होते हैं तो वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनसेट कर सकता है। तो ये था जो था वो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस था।